Jai Hind everyone. So welcome to Awakening classes. So we are preparing for Junior Assistant exam of Jammu Kashmir and Ladakh High Court, जिसमें हमने सबसे पहले PYQ डिस्कशन स्टार्ट करी थी. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मीन्स जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनके PYQs डिस्कस करे थे और उनकी क्लासेस चल रही हैं. उसके बाद कंप्यूटर के PYQs जो आए थे इस पेपर से हमने डिस्कस करे थे, प्लस करंट अफेयर्स के PYQs भी हम डिस्कस कर चुके थे. आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने जनरल इंग्लिश के अभी जो ये पेपर में क्वेश्चन आए थे ना वो डिस्कस नहीं करे हुए हैं. तो जनरल इंग्लिश के PYQs को हम एनालाइज करेंगे, बेसिकली इंग्लिश के किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा है. और देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पर एनालाइज करी है कि सिलेबस में जो टॉपिक क्लियरली मेंशन नहीं भी थे उनके भी क्वेश्चन आए थे. फॉर एग्जांपल नरेशन के क्वेश्चन मुझे पेपर में दिखे, क्वेश्चन टैग के मुझे क्वेश्चन दिखे, RNTU पे एक क्वेश्चन आया हुआ था तो क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चन मुझे पेपर में दिखे. तो आप इन चीज़ों को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते. नाउन के भी क्वेश्चन दिखे मुझे, प्रोनाउन के क्वेश्चन दिखे. तो अभी हमें वही समझना है कि क्या क्या हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, सिलेबस को छोड़ के ग्रामर में वो चीज़ें भी कवर करनी है. प्लस सेकेंड चीज़ मैंने यहाँ पर एक और एनालाइज करी कि जनरल इंग्लिश के बीच में इन्होंने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं. फॉर एग्जांपल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कोर्ट की उनको भी इंग्लिश के 30 मार्क्स में इन्होंने इंक्लूड करा. 5 क्वेश्चन उनके भी यहाँ पर आए हुए थे. तो मतलब आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो ये सारी डिस्कशन आज हम करेंगे, प्लस इनके सोल्यूशंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश कैसे आपने पढ़नी है. ठीक है. सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली पहले जो है ये तो आगे कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, देन उसके बाद हमारे ये जीके के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स वाले, और क्वेश्चन नंबर 51 से जो है वो स्टार्ट हो रहे थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन जो आज हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है. सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. और इससे पहले मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने कल ही एक डिटेल्ड रोड मैप आप बच्चों को दे दिया है. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, यूट्यूब में ही है. आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने इस प्रिपरेशन करनी है इस एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी. ठीक है. मतलब इस चीज़ ने मुझे बहुत प्लेजर दिया है, बहुत खुशी दी है तुम्हें पार्टी में इनवाइट करना, मतलब तुम्हें पार्टी में इनवाइट करने वाली बात से मुझे बहुत खुशी मिली है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या आएगा, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट यू टू द पार्टी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर फॉर इन्विटेशन यू टू द पार्टी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू द पार्टी, और इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन्वाइटिंग यू टू द पार्टी. देखो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है ना, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, खुद ट्राई करना पहले. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके करेक्ट हुए. ठीक है. आपको कोई इस चीज़ में टेंशन नहीं लेनी, आपके 20 करेक्ट हो रहे हैं 25, जस्ट आप ट्राई करो, आपको पता चलेगा. बेसिकली दोनों काम हो जाएंगे, एक तो आप समझ लोगे प्लस आपका एक टेस्ट हो जाएगा. ठीक है. देखो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर फॉर इन्विटेशन यू टू द पार्टी, ये चीज़ आ ही नहीं सकती यहाँ पर. ठीक है. क्योंकि फॉर आप सेंस देखो, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर फॉर इन्विटेशन, मतलब मुझे इमेंस प्लेजर मिल रहा है इन्विटेशन के लिए, यू टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है. मेन यहाँ पर जो पंगा है ना वो है इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट यू टू द पार्टी. ये भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं, आ सकता है. और इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द पार्टी. इन दो में कन्फ्यूजन अगर आपको आ रही है तो मतलब आप ठीक प्रिपेयर कर रहे हो. अब देखो यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट नहीं आ सकती, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इन्वाइट यू टू द पार्टी. अब ऐसा क्यों है कि क्यों टू इन्वाइट क्यों नहीं आएगा, देखो इसका रीज़न है. रीज़न ये है कि टू इन्वाइट मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये किसी रीज़न के लिए यूज़ होती है. अगर आपको पेपर में ऐसा आया होता ना, अगर ऐसा लिखा होता इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट, यहाँ पर इस एक फिलअप होती और यहाँ पर आपको लिखा होता टू पार्टिसिपेट, यू टू पार्टिसिपेट. मैं वापस लिखता हूँ यार, मैं अच्छे से लिख के आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस फ्यूचर के लिए मतलब प्रॉब्लम ना करे. मतलब ऐसे लिखा होता अगर इट गिव्स मी, देखो टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश होती है यहाँ पर यू टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी. ठीक है. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी. अगर ये स्टेटमेंट होती ना, अब इस स्टेटमेंट में टू इनवाइट फिर आ सकता था. क्यों आ सकता था, क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी तुम्हें इनवाइट करने में. किस लिए इनवाइट कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, टू पार्टिसिपेट इन द पार्टी, क्योंकि तुम पार्टी में पार्टिसिपेट करो. अगर ऐसी स्टेटमेंट होती तो टू इनवाइट फिर आ सकता था. बट ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रीज़न की बात नहीं कि तुम्हें किस रीज़न के लिए बुलाया जा रहा है. इट्स जस्ट कि तुम्हें बुलाया जा रहा है मेरी खुशी के लिए, मतलब मुझे खुशी मिल रही है तुम्हें बुलाने में पार्टी में. इस केस में जो आता है इन इनवाइटिंग. क्या आता है, इन इनवाइटिंग. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द
पार्टी। मतलब जब कभी किसी पर्टिकुलर रीज़न की बात होगी आप तब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, अदरवाइज यहाँ पर क्या आना था, इन इन्वाइटिंग। और इन इन्वाइटिंग ये चीज़ भी रिप्रेजेंट करता है कि जब आप आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो किसी चीज़ में, जब भी कोई आप काम कर रहे हो आपकी खुद की भी इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ में भी आप इन यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, और साथ साथ ये चीज़ मुझे भी खुशी मिल रही है, मतलब मेरी भी इन्वॉल्वमेंट, मेरी भी इंगेजमेंट है आपको पढ़ाने में। या तो सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर आप टू यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं ना, एक होता है आई लव टीचिंग, मतलब मेरे को पढ़ाना पसंद है, खुशी मिलती है मुझे टीचिंग से, मैं उसलिए कर रहा हूँ। एक दूसरा मैं बोलूँ आई यूज़ टू टीच टू अर्न मनी, तो वहाँ पर देखो मेरा एक प्रॉफिट है, मतलब मेरे दिमाग में एक रीज़न है कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसी चीज़ का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब इन वहाँ पर यूज़ होता है, इस पे एम्फसाइज करो, इन वहाँ पर यूज़ होता है जब आप किसी एक्टिविटी को करते दौरान आप खुद की भी इंगेजमेंट है, आप खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हो किसी चीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बुलाते वक्त मेरे को खुशी मिल रही है, मतलब मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, इसलिए यहाँ पर इन इन्वाइटिंग यूज़ है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो। ये थोड़ा ऐसे ट्रिकी था, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन जो है वो थोड़े सिंपल ही आए हुए एग्जाम में। अब देखो सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। हमें बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ही डोंट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स, he doesn't knows the ABC of mathematics, he doesn't know the ABC of mathematics, he do knows the ABC of mathematics। देखो अगर आपको ये थोड़ा भी आता होता ना, वैसे तो ये ईडीएम है आपको पता ही होना चाहिए कौन सा है, बट अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती ना, आप देखो ही डोंट नो ये चीज़ आ ही नहीं सकती। आपको पता है ही के साथ एस और ई एस लगता है, मतलब डू नहीं लग सकता था, यहाँ पे डज आना था, डज नॉट आना था, तो ये पहला तो गलत था। अब सेकंड देखो, ही डज नॉट, यहाँ तक तो ठीक था, अब नोज आ गया। भाई पहले यहाँ पर एस और ई एस जब लग जाता है ना, तो वापिस जो आगे होता है वर्ब होती है उसके साथ एस और ई एस नहीं लगता, क्यों, ऑलरेडी डज बन चुका है यहाँ पर, तो नो के साथ एस नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत था। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ही डज नॉट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स, तो यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, ही डज नॉट नो द ABCD ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपको ये भी रूल्स पता होते ना, कि आपको पता है ना ही शी इट के साथ एस और ई एस लगता है, प्रेजेंट सिंपल आप सबको पता है सेंटेंस में लगता है एस और ई एस, और बट अगर सपोज करो ये डज नॉट हो चुका है, जब हम नॉट वाला करते हैं, नेगेटिव करते हैं, डू नॉट डज नॉट लगता है, ही शी इट के साथ डज नॉट लगता है। अगर डज नॉट लग चुका है उसके बाद जो वर्ड आएगा उसमें एस और ई एस यूज़ नहीं होता वर्ब में, तो यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगना था, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर था ही डज नॉट नो द ABCD ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब उसको मैथमेटिक्स का ABC भी नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इसकी ये सेंस बन रही थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी। देखो नाउन का क्वेश्चन है कि नाउन की जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है किस वर्ड की, सी की, मतलब सी जो है इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बतानी क्या है, ठीक है। सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा हुआ है ना हिंदी में, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक, ठीक है। भाववाचक क्या थी, भाववाचक में मतलब वो होता था कि मतलब जहाँ पर किसी का भाव बताया जाता, गुण बताया जाता था, जैसे एक एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव भी किसी का गुण बताता है, इसी तरह जो नाउन में, नाउन वर्ड का काइंड ऑफ जो गुण बताता है, भाव बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मतलब ये नाउन है, वर्ड प्लेस थिंग का ही नाम है, उसी को नाउन बोलते हैं, और प्लस उसका कोई गुण भी है वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, ठीक है। सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, साइट था, सीन था, सॉ था, सीइंग था, ठीक है। तो क्या था बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ सी होता है साइट। किसको बोलते हैं, साइट को बोलते हैं। साइट का मतलब होता है आपकी एबिलिटी टू सी, मतलब आपकी देखने की क्षमता जो है उसको बोलते हैं बेसिकली साइट बोलते हैं, मतलब एक्ट ऑफ सीइंग, देखना, उसको बोलते हैं साइट। और यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किसका, सी का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसका, या एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो आपको ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ तो मैंने पढ़ाया हुआ, शायद प्रोनाउन पढ़ाया हुआ, प्रोनाउन के क्वेश्चन भी आए थे एग्जाम में, वो प्लेलिस्ट में पढ़े हुए। जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट मैंने कल ही बना दी हुई है, जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट करके फॉर दिस एग्जाम, तो आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर कर लो। बाकी टॉपिक धीरे धीरे मैं उधर ऐड करता जाऊंगा, आपको साथ साथ में पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंड फुली। इनमें से किसका मतलब है अंडरस्टैंड करना फुली, ठीक है। अंडरस्टैंड फुली मतलब किस वर्ड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना, कंप्रीहेंड करना, ठीक है। तो किसका होता है एप्रीहेंड, प्रिटेंड, डिस्कस या कंप्रीहेंड। देखो मैंने खुद ही बोल दिया कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड करने का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को आप फुल्ली ग्रैस्प कर पा रहे हो, अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंप्रीहेंड। क्या वर्ड करते हैं, कंप्रीहेंड। एप्रीहेंड पता है क्या होता है, ये भी देख लो वर्ड्स, मे भी एग्जाम में पूछे जाएँ। एप्रीहेंड का मतलब होता है जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करती है, मतलब किसी को अरेस्ट करना, सीज करना, किसी की फ्रीडम छीन लेना, ये सब चीज़ें एप्रीहेंड में आती हैं। मतलब मेनली
पुलिस के कंटेक्स्ट में भी आ जाती है कि अरेस्ट करने के लिए, तो एप्रीहेंड के लिए आप याद कर सकते हो। प्रिटेंड होता है दिखाना ना, प्रिटेंड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार फेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो जस्ट ऐसे प्रिटेंड करे बट वो ऐसा है नहीं, वो खुद को अच्छा प्रिटेंड करे बट वो अच्छा है नहीं, तो ऐसा हम वर्ड यूज़ करते हैं। प्रिटेंड इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। डिस्कस तो आपको पता ही है, जब डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं, काइंड ऑफ डिस्कस वर्ड तो सिंपल ही है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पर मीनिंग्स भी पता होने चाहिए कुछ वर्ड्स के। देखो जैसे ईडियम फ्रेजेस है ना, कुछ एंटोनियम साइनोनियम शायद मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो वो वीडियोज़ देख लेना, ईडियम फ्रेजेस तो पढ़ाए हुए देख लेना, जनरल इंग्लिश और प्लेलिस्ट में जाओ, ये सब चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। बाकी यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है कि और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आया था क्वेश्चन, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, अब तुम कितने साल के हो? 20 साल, मतलब पूछ रहा है कि तुम 20 साल के हो, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। अब ये पूछ रहा है उससे, तो डोंट यू तुम नहीं हो, आरंट यू, आर यू, डजंट यू, देखो ये होते हैं क्वेश्चन टैग। ये क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम जैसे ये पॉजिटिव है ना, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, इसको हमें नेगेटिव में पूछना होता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन की सेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। ये बोल रहा है तुम 20 ईयर्स ओल्ड हो, पहली लाइन में क्या बोल रहा है? तुम 20 ईयर्स ओल्ड हो। अब ये क्वेश्चन पूछा ना कि तुम, पहले मैं आपको बोलूँ तुम पढ़ते हो, आगे मैं बोलूँगा नहीं पढ़ते हो क्या, ऐसा बोलते हैं ना, इसी तरह ही है। मैं आपको बोलूँ तुम 20 साल के हो, आगे मैं बोलूँगा क्या तुम नहीं हो 20 साल के, मतलब आरंट यू, ठीक है। तो जब आर यू आर होता है ना, तो इसकी जगह जो क्वेश्चन टैग लगता है आरंट यू लगता है। क्या लगता है? आरंट यू, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यू नहीं लगेगा, फिर तो सेंस ही खराब होगी ना। मतलब तुम किसी को पूछो, देखो पूछने का तरीका है ये क्वेश्चन टैग, पूछने का तरीका। जैसे मैं आपको पूछूं कि क्या, मैं बोल रहा हूँ कि तुम 20 साल के हो, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा क्या तुम नहीं हो, तो मतलब इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है तुम मुझे बताओ कि तुम 20 साल के हो। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका। इसमें अगर आपका जो मेन है वो पॉजिटिव में है, तो आपका आगे वाला जो है वो नेगेटिव में आता है। तो यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, तो आरंट यू यहाँ पर आएगा, नॉट की आर यू आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग है, एक लेक्चर में आपके लिए डेडिकेटेड लाऊंगा, उस पूरे एक लेक्चर में आपको पूरा क्वेश्चन टैग क्लियर कर दूंगा, जितने भी रूल्स, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह आपके सिलेबस में शायद नरेशन मेंशन नहीं है, बट नरेशन का भी क्वेश्चन आया, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को भी साथ साथ करते चलेंगे, क्योंकि आपका देखो जितना पेपर में ज़्यादा स्कोर लोगे ना उतना फ़ायदा है, ठीक है, इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू में आपको कोई जज कर रहा है आगे से, ठीक है, आपको कोई चेक कर रहा है, आप उसकी आइडियोलॉजी कैसी है या आपको नहीं पता। आप अपनी जगह पे बेस्ट हो सकते हो, बट किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकते। तो इंटरव्यू के नंबर आप अच्छे से सिक्योर करो, ये गारंटी नहीं है, बट पेपर में कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव का एडवर्ब हमें बताना है, ठीक है, ब्रेव का एडवर्ब हमें बता। पहले बता, बात ये सोचो कि ब्रेव वर्ड है क्या, ये क्या है, इसका एडवर्ब बताना, तो ये क्या है, ये कोई नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? देखो ब्रेव का मतलब, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता है, कि मतलब हम बोलते हैं ना वो पर्सन ब्रेव है, तो उसकी विशेषता है, मतलब कि वो उसमें क्या गुण है कि वो ब्रेव है, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब हमें इसका एडवर्ब बताना। देखो एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है एडजेक्टिव, मतलब उसकी क्वालिटी भी बीच में आ जाए, प्लस वो कोई काम भी कर रहा हो। तो जब एडजेक्टिव और वर्ब दोनों मिल जाते हैं, मतलब वर्ब होता है क्रिया, काम करना, और एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो ब्रेव का एडवर्ब होता है ब्रेवली, मतलब आप, ब्रेवली का मतलब क्या हुआ? आपने बहादुरी से कोई काम किया, इसका मतलब काम भी हो रहा है और आप बहादुरी भी दिखा रहे हो, तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हो, अपनी करेज को दिखाते हो डेंजर के टाइम में, खतरे के टाइम में, डिफिकल्टी के टाइम में, तो हम बोलते हैं ब्रेवली। मतलब हम बोलते हैं, जैसे आर्मी वालों ने, अगर सपोज करो कि हम बोलते हैं कि वो शहीद हो गए ब्रेवली फाइटिंग विद द टेररिस्ट, ठीक है, तो ऐसे हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ब्रेवली वर्ड यूज़ होता है जहाँ पर आपकी करेज भी हो, एज वेल एज आप करेज से काम भी कर रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें हैं वहाँ पर, एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। तो ब्रेव एडजेक्टिव होता है और ब्रेवली क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये चीज़ आपको पता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ हमें एनालाइज करना, PYQ एनालिसिस इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रेवरी क्या है? देखो ये इसी के हैं, ब्रेव का ही जो नाउन है ना उसको बोलते हैं ब्रेवरी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका क्या है? ब्रेवरी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ब्रेवरी। जैसे ही रिसीव्ड अ मेडल फॉर ब्रेवरी, उसको मेडल मिला किसके लिए? ब्रेवरी के लिए। तो मतलब ये नाउन है, ठीक है। और ब्रेवो वर्ड के ये इंटरजंक्शन होती है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सप्रेस करते हो खुद को खुशी के टाइम में, जैसे खेलने के बाद ब्रावो, वी वॉन द मैच, ये आपने सुना होगा वर्ड, ये उस सेंस में है। आपने 3 वर्ड ब्रेव से 3 रिलेटेड 3 चीज़ें समझी। देखो ब्रेव आपने समझा, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। पहली बात तो ये पता हो मुझे ब्रेव है क्या, तो ब्रेव एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता बताता है, ठीक है। और इसका जो एडवर्ब है वो ब्रेवली है,
मतलब ब्रेवरी का मतलब हुआ है कि आप किसी काम को बहादुरी से कर रहे हो, इसका मतलब आप काम भी कर रहे हो प्लस बहादुरी भी है, तो दोनों चीज़ें आ गई। और ब्रेवरी क्या होती है, ब्रेवरी इज अ काइंड ऑफ नाउन, इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। बोल रहे हो सर सब कुछ याद रखना है, इतना कैसे याद रखें, कोई बात नहीं, अभी आप PYQs को एनालाइज कर रहे हो, अभी कोई एग्जाम थोड़ी है कल आपका, अभी आप PYQs को एनालाइज कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है आपको पढ़ना कैसे है, इसका मतलब यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है, आपको ये पूछा जाएगा ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, तो ऐसे पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करना है आपको, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ सीखनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 57 आपका कहता है द मीनिंग ऑफ मेक आउट, तो मेक आउट का मतलब हमें बताना है, तो फ्रेजल वर्ब है मेक आउट, रीड, बिल्ड, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, ठीक है। मेक आउट का मतलब होता है समझना, ठीक है, अच्छे से समझना किसी चीज़ को, अंडरस्टैंड करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना एक ही चीज़ है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मेक आउट वर्ड। तो ईडियम फ्रेजेस पे क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये देख लो। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बहुत सी मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा थोड़े दिनों में ही, की पॉइंट के साथ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, कम अबाउट, कम अलाउंग, ऐसे जो आती हैं, तो वो सारी मैं आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट देखो 58 क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। भाई ये तो सिंपल है यार, इनमें से किसका स्पेलिंग गलत है। करेजियस बहादुरी के लिए यूज़ होता है, विशियस, स्टाफ, ये भी ठीक है। मैजिस्ट्रेट का स्पेलिंग गलत है ना, MAGIA होता है ना मैजिस्ट्रेट, ये स्पेलिंग गलत है, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब उन्होंने पूछा हुआ है रॉन्गली कौन है, गलत कौन सा लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ना गलत, मैजिस्ट्रेट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। करेजियस आपको पता है, बहादुरी बताने वाला कुछ नहीं है। स्टाफ तो आपको पता है। विशियस का मतलब क्या, विशियस होता है क्रूल, क्रूल, ठीक है, मतलब निर्दयी, क्रूल के मतलब डेंजरस, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एडजेक्टिव है ये, मतलब क्वालिटी बताता है किस चीज़ की, कि मतलब क्रूल चीज़, मतलब डेंजरस, खतरे वाली चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना वॉल्फ ने एक विशियस अटैक किया, मतलब एक मतलब खतरनाक अटैक किया, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए मतलब खतरनाक, क्रूल, इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में जो विशियस वर्ड है यूज़ होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59, रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। अब यह आ गया आपकी नरेशन, रवि ने कहा क्या, आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक, ठीक है। रवि सेड डैट, यहाँ तक तो सबका सेम है, कोई बात नहीं है। अब देखो आई है फर्स्ट पर्सन, किसको देके चेंज होता है, सब्जेक्ट को। नरेशन में पढ़ाया हुआ है, नरेशन वाला एक लेक्चर देख लेना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी नरेशन में। आई किसका, फर्स्ट पर्सन, रवि को देखे, रवि जो है वो क्या है, रवि मैस्कुलाइन है काइंड ऑफ, तो ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आ गया, आई फर्स्ट पर्सन को देके चेंज हुआ, रवि को देके चेंज हुआ, रवि लड़का है तो ही आ गया। उसके बाद ये सेड मतलब पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो चेंज होगा ना यार, इज एम आर किस में जाएगा, वॉज वर्ब में। ही के साथ क्या लगता है, वॉज, तो ही के साथ वॉज, यहाँ पर ही के साथ विल है, ये गलत हो गया, ही के साथ इज है, ये गलत हो गया। ही वाज यहाँ पर, ये भी ठीक है, ठीक है, ये दोनों अभी तक ठीक है। ही वाज रिटर्निंग, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट वीक जो है वो चेंज होता है द फॉलोइंग वीक में, किस में चेंज होता है, फॉलोइंग वीक में, यहाँ पर चेंज नहीं हो तो ये गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रवि सेड दैट ही वाज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। देखो एक नेक्स्ट डे को, नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट नहीं करा तो गलत हो गया। नेक्स्ट डे होता है तो फॉलोइंग डे होता है, ठीक है, येस्टरडे होता है तो प्रीवियस डे होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस किस में चेंज होता है। नरेशन वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको कवर करवाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ प्रीडिसेसर। तो एंटोनियम पूछा भाई, साइनोनियम नहीं पूछा है, उल्टा बताना है। तो प्रीडिसेसर का एंटोनियम बताना, प्रीडिसेसर मतलब पिछला, इसका उल्टा क्या होगा, सक्सेसर होगा ना आगे वाला, तो प्रीडिसेसर का उल्टा होता है सक्सेसर, ये याद कर लो, ठीक है। एंसेस्टर क्या होता है, प्री सक्सेस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। एंसेस्टर क्या होता है, एंसेस्टर यूज होता है आपके पूर्वजों के लिए, मतलब आपके जो दादा परदादा ये वो, ये आपके एंसेस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, परदादा वो एंसेस्टर्स में आ जाते हैं। डिसेंडेंट का मतलब होता है मतलब आप किसकी वहाँ से बर्थ हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है ना हिंदुइज्म में, हम उन ऋषि के डिसेंडेंट्स हैं, हम उन ऋषि से आ रहे हैं, उन ऋषि के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे काइंड ऑफ चलते हैं, तो वो होता है डिसेंडेंट, मतलब आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है, आपके पूर्वज कौन है, तो दैट इज नोन एज डिसेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61, अ डैश ऑफ बर्ड्स चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन है ये सारे, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन बताना है। अ डैश ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स की फाइट होता है, मतलब उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, अ फाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लीट ऑफ बर्ड्स या पैक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, तो जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स का फ्लाइट होता है, ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, क्या होता है, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड। जैसे सुना हुआ है ना यार, हर्ड ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ शीप, तो शीप की हर्ड होती है, ठीक है। पैक जो है ना बेसिकली, पैक ग्रुप ऑफ मैमल्स को बोलते हैं, मैमल्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं, याद कर लेना, पैक इसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मैमल्स। फ्लीट आपको पता है, बहुत सारे समुद्री जहाज जो चल रहे होते हैं ना उनको बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, SHIPS, शिप्स के लिए यूज़ करते हैं, जो समुद्री जहाज चल रहे हैं उनका फ्लीट होता है।
और शीप का क्या होता है, हर्ड होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स का क्या होता है, फ्लाइट, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और ऐसे यूज़ करते, क्रोज के लिए यूज़ करते हैं अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के, देख लेना। और ये भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम्स में डिफरेंट। अ पार्लियामेंट ऑफ ओल्स, उल्लू का पार्लियामेंट होता है, अ पार्लियामेंट ऑफ ओल्स, कलेक्टिव नाउन के लिए अ पार्लियामेंट ऑफ ओल्स बोलते हैं, ठीक है। और अ गेगल ऑफ जीज, अ गेगल ऑफ गीज, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, पार्लियामेंट ऑफ ओल्स एंड गेगल ऑफ गीज, ये भी देख लेना। और बाकी कलेक्टिव नाउन हम नाउन में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑफिसर डैश 5 मिनट्स एगो, ऑफिसर जो है 5 मिनट पहले चला गया, ये स्टेटमेंट है बेसिकली, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ आप भी करो। इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे, किस में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी, और सारे आप रिस्पॉन्स करोगे, आपकी इंगेजमेंट आपने दिखानी है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं और बिल्कुल भी इग्नोर मत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, द साइनोनियम ऑफ कॉम्प्लासेंट इज, तो साइनोनियम बताना है हमें कॉम्प्लासेंट का, मतलब कॉम्प्लासेंट का सेम मीनिंग जो है हमें बताना है। अट्रैक्टिव होता है, सेल्फिश होता है, कॉर्टियस होता है, या सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। देखो कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड कौन होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड वो होता है जो अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाइड रहता है, अपनी अचीवमेंट से खुश रहता है, इसको सेटिस्फाइड भी बोलते हैं। इसके और साइनोनिम बता दो, जैसे स्मग भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लासेंट का स्मग भी होता है, कंटेंट भी होता है, कंटेंट भी होता है, मतलब प्लीज्ड विद वन सेल्फ, ठीक है, जो खुद के साथ मतलब खुश रहता है, प्लीज्ड विद वन सेल्फ मतलब अपनी अचीवमेंट पे खुश रहता है, उसके लिए बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड वगैरह, ये वर्ड आप याद कर सकते हो, ये सब साइनोनिम है किसके, कॉम्प्लासेंट के, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, डैश ऑफ व्हाट यू वर सेइंग ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, ठीक है, मतलब जो तुम कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्ड में, ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, वो इस जॉब के लिए बेस्ट मैन है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स, इंस्पाइट, इंस्टेड, अप्रोपोज, अप्रोपोज, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, देखो अप्रोपोज इसका आंसर है। अप्रोपोज का मतलब होता है विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू मतलब जो तुम कह रहे हो उसके रिगार्ड में, ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, यही बेस्ट पर्सन है फॉर द जॉब। हम ऐसे बोलते हैं ना यार, कंसर्निंग टू योर पॉइंट, मतलब तुम्हारे पॉइंट को समझकर मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, मतलब या ऐसे बोलते हो रिगार्डिंग व्हाट यू हैव मेंशन, जो तुमने मेंशन करा उसके अकॉर्डिंग ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, ऐसे भी बोल सकते हो। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अप्रोपोज। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अप्रोपोज, तो ये वर्ड आप याद कर लेना, ये मे भी पूछा भी जाए। नेक्स्ट देखो, आप देखो यहाँ से जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना, वो इंग्लिश में इन्होंने जुडिशरी के ही डाले हुए, तो जुडिशरी की टर्मिनोलॉजीज आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ऑल्दो आज मैं थोड़ा थोड़ा इनका मीनिंग बता दूंगा, बट मैं ऐसा करूंगा कि मैं बीच बीच में कोई 10-15 मिनट की वीडियो डाल दी, 15-20 मिनट की, जिसमें 6-6, 7-7, 8-8 टर्में मैं आपको करवाता जाऊँगा जुडिशरी के रिलेटेड, ताकि आपको भी एक ही टाइम पर बर्डन ना पड़े और जुडिशरी आपको प्रिपेयर होती जाए। क्या क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो एक लीगल एक्शन, मतलब लीगली एक्शन स्टार्ट करता है किसी के खिलाफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में किसी के खिलाफ अगर आप लीगल एक्शन स्टार्ट करते हो तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, डिफेंडेंट बोलते हैं, या प्लेंटिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पर्सन को, उस पर्सन को बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। ये एक टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। प्लेंटिफ क्या होता है, वो पर्सन जो एक लीगल एक्शन स्टार्ट करता है किसी के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे मैं किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन कोर्ट में स्टार्ट कर देता हूँ तो मैं प्लेंटिफ हुआ, ठीक है, ये पॉइंट याद करना। प्रोसिक्यूटर पता कौन होता है, देखो प्रोसिक्यूटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, प्रोसिक्यूटर क्या होता है, अगर सपोज करो एक एक्यूज है एक विक्टिम है, एक एक्यूज है एक विक्टिम है, ठीक है, एक एक्यूज है एक विक्टिम है, मतलब एक्यूज कहने का मतलब है कि मतलब उस बंदे ने क्राइम हो सकता है किया है, मतलब ए पर्सन ने क्राइम किया है, ए पर्सन ने क्राइम किया है और बी उस क्राइम का विक्टिम है, तो विक्टिम की तरफ से जो केस लड़ेगा उसको बोलेंगे प्रोसिक्यूटर। क्या बोलेंगे, प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर होता है वो पर्सन जो किसी को चार्ज करता है कि उसने मतलब गलत किया है, तो उसको चार्ज करने वाला जो पर्सन है उसको बोलेंगे प्रोसिक्यूटर। मतलब आप इतना याद रखो कि फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ गलत करा तो बी हुआ विक्टिम, ठीक है, बी हुआ विक्टिम, तो विक्टिम की तरफ से जो केस लड़ता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। और आपने एक वर्ड सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इस चीज़ को ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की के साथ गलत होता है, ठीक है, एक लड़की के साथ गलत होता है, तो एक सपोज करो एक ए पर्सन है, ये एक ग्रुप है, 5 लोग थे, इन्होंने एक वुमेन के साथ गलत करा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये केस इन 5 पर्सन्स का इस वुमेन के साथ सिर्फ नहीं रह जाता, ये एज अ सोसाइटी के साथ केस हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी की सभी वुमेन्स पे भी इम्पैक्ट आता है इसका।
तो जब ये पूरी सोसाइटी की तरफ से कोई केस लड़ेगा, क्योंकि ये एक लड़की का केस नहीं है, ये अब सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर एक के साथ गलत हो सकता है तो सबके साथ भी हो सकता है। जब सारी वुमेन, सारी सोसाइटी की तरफ से केस लड़ा जाता है, मतलब स्टेट की तरफ से केस लड़ा जाता, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो विक्टिम के खिलाफ से, विक्टिम की तरफ से केस लेता है। और जब विक्टिम को हम पूरी सोसाइटी के साथ रिलेट कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो एक पर्सन के साथ हुए तो वो पूरी सोसाइटी के साथ भी हो सकते हैं, तो जब हम पूरी सोसाइटी की तरफ से वो लड़ता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अभी आप थोड़ा समझ लो, आइडिया ले लो, बाकी जब हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी तो इनको अच्छे से दो डालेंगे, इसकी टेंशन आप नहीं लो। ठीक है, एडवोकेट तो मैंने बताया था ना यार, लॉयर वो होता है जिसने LLB की डिग्री करी है, बट जब तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं बन रहा तब तो वो एडवोकेट नहीं होता है। ठीक है, डिफेंडेंट कौन होता है? डिफेंडेंट कौन होता है? देखो, जो एक्यूज होता है ना क्राइम का, जिसको सू किया जाता है, मतलब जिसको कोर्ट में बुलाया जाता है, मतलब ये एक्यूज है, फॉर एग्जांपल अभी एक्यूज है किसी क्राइम का, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, मतलब एक्यूज मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्राइम हो तो माना जाता है कि इस बंदा एक्यूज है, उस टाइम में ये इन्वॉल्व है, शायद अभी चल रहा है उसका ट्रायल, तो उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 देखो, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स दैट हैज़ गिवन राइज टू अ सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। मतलब एक कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स जिसकी वजह से क्या हो, एक लिटिगेशन फाइल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम्स मतलब एक बंदा कुछ क्लेम कर रहा है, एक बंदा कुछ क्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट में लिटिगेशन फाइल हो जाए। तुम बोल रहे हो ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, मैं बोल रहा हूँ ये ज़मीन मेरी है, एक कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम चल रहा है तुम्हारा एक ज़मीन को लेकर, उसकी वजह से लिटिगेशन हो जाती है कोर्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा मेरा क्या चल रहा है भाई? डिस्प्यूट चल रहा है। क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट। सिंपल वर्ड्स है, बट थोड़ी इनकी ना मतलब ऐसे मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी वर्डिंग इनकी ऐसे होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्प्यूट। ठीक है, डिक्री क्या होता है यार? जो जुडिशियल डिसीजन आता है जुडिशरी का कोर्ट में, उसको बोलते हैं डिक्री। एग्जीक्यूशन होता है किसी जजमेंट को इन्फोर्स करवाना, कोर्ट की कोई जजमेंट है उसको इन्फोर्स करवाने का मतलब, किसी भी चीज़ को इन्फोर्स कराना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। जैसे हम बोलते हैं ना एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉज को इन्फोर्स करवाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको बोला जाता है। FIR आप सबको होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 0 FIR भी एक चीज़ है, वो पढ़ लेना, कोर्ट में भी पूछा जाए एग्जाम में, अभी वो बहुत न्यूज़ में चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। जब आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गार्निशी, फॉल्सहुड, फ्यूमिगेशन या फॉर्जरी। मतलब जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हो तो उसको, जाली डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं फॉर्जरी यार। क्या बोलते हैं? फॉर्जरी। ठीक है, गार्निशी क्या होता है? जब कोर्ट ऐसा ऑर्डर देती है कि किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लो, उसको बोलते हैं गार्निशी। गार्निशी होता है कोर्ट ऑर्डर टू सीज समवन प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉल्स हुड का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट देना, झूठ बोलना। ठीक है, फॉल्स हुड उसको बोलते हैं। और जब आप फर्जी डॉक्यूमेंट देते हो उसको बोलते हैं फॉर्जरी। ये याद करना, द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट इज नोन एज फॉर्जरी। ये साथ जो टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ ना, इनकी मीनिंग वो भी लिख लो। गार्निशी का मतलब होता है कि कोर्ट का ऑर्डर की सीज कर लो प्रॉपर्टी। फॉल्स हुड होता है जब आप क्या करते हो, फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हो, झूठ बोलते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेशन का इसके से कोई लेना देना है। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है आप इंसेक्ट्स को खत्म कर रहे हो, केमिकल्स या किसी का यूज़ कर, स्मोक का यूज़ कर, जब इंसेक्ट या पेस्ट को खत्म करते हो ना आप, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68, डैश रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर आर डिसाइड जुडिशियल केसेस। ठीक है, अब देखो आपको पता है नहीं कि कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो इतने केसेस को डील कर। फॉर एग्जांपल एक जो हाई कोर्ट है वो अपनी स्टेट के केसेस डील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के केसेस डील कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के केसेस डील करेंगे, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का नहीं कर सकता ना। तो बेसिकली यही जो पावर ऑफ द कोर्ट या लीगल अथॉरिटी देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कहाँ तक कितने पावर है उसको, कितने लेवल तक के वो केसेस जो है देख सकता है, जितने उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। तो इसका वर्ड का मीनिंग है ज्यूरिसडिक्शन। कस्टडी में लेना मतलब होता है जब एक पर्सन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उससे बेसिकली क्वेश्चनिंग की जाती है लीगल वे में, तो उसको बोलते हैं कस्टडी में लेना। जुवेनाइल आपको पता है बच्चों वाला जो हो गया, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जब पढ़ाऊंगा अच्छे से कवर करूँगा। असेंबली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसमें तो कोई देखने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज। हाँ, जब आप ओथ लेते वक्त फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, और इसमें गीता पे कसम रख के ऐसे बोला जाता है ना, तो वो चीज़ें किस में आ जाती हैं, उसको बोलते हैं परजुरी। क्या बोलते हैं? परजुरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो अंडर ओथ, उसको बोलते हैं हम परजुरी। क्या बोलते हैं? परजुरी। ये पॉइंट आप याद करोगे, इसको नहीं भूलना। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब देखो फॉर एग्जांपल प्रूफ देने का बर्डन किस में है, मतलब आपको ही प्रोवाइड करने हैं एविडेंसेस, प्रूफ एविडेंसेस प्रोवाइड करने। देखो कोई केस होता है ना, इसमें फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे एक वो जजमेंट आई थी मैरिटल रेप, जिसमें एक लीगल कर दिया गया है ना मैरिटल रेप।
अगर एक मैरिड वुमेन भी बोलती है कि मतलब मैरिड वुमेन भी है और वो भी अगर ऐसे बोलती है कि मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड ने गलत करा, तो वो मैरिटल रेप में कंसिडर होगा। इसका प्रूफ जो करने का मतलब बर्डन किस पे आता है, मेल पे आता है, उसको प्रूव करना कि अगर उसने अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है प्रूव करो, मतलब एविडेंस अपने फेवर में प्रूव करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एफिडेविट तो आपको पता है। मूविंग टूवर्ड्स 70 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आए थे, ये 5 क्वेश्चन किसके रिलेटेड थे, कोर्ट के रिलेटेड थे, मतलब कोर्ट के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आएंगे। इसके बाद जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो ईजी ही हैं, कर लेंगे, और बाद में आपको पता है लेक्चर जब आप देखोगे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। प्लीज़ डैश यूर लेटर डेटेड 12 दिसंबर, मतलब बोल रहा है कि आप क्या करो, आपका जो 12 दिसंबर वाला जो लेटर आया था उसको रेफ़र करो, आएगा ना, प्लीज़ रेफ़र यूर लेटर नंबर। ठीक है, अभी हम जब आप जाओगे जॉब्स वगैरह करोगे तो ये आएगा यार, आप लिखते हो ना कोर्ट, जब भी कोई लेटर टाइप करते हो, लेटर लिखते हो किसी को, तो आप डालते हो ना रेफरेंस योर ऑफिस लेटर नंबर। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि आप रेफ़र करो आपका लेटर जो कब आया था 12 दिसंबर को, तो रेफ़र वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब उसका रेफरेंस लेना। नेक्स्ट देखो, द वुमेन डैश वर्क्स हेयर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, जो वुमेन यहाँ पर काम करी है वो तमिलनाडु से है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, हु, विच, दैट या शी। देखो द वुमेन की बात हो रही है, हु वर्क्स हेयर इज फ्रॉम तमिलनाडु। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था। विच यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, विच नॉन उसके लिए यूज़ होता है ना, आपके पर्सन्स के लिए थोड़ी यूज़ होता है, विच यूज़ होता है नॉन लिविंग के लिए। डैट यूज़ हो सकता है बट कुछ सेंस में यूज़ होता है, वो बताया हुआ है मैंने। आप प्रोनाउन वाला लेक्चर देख लेना, एक प्रोनाउन का लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने इन डेप्थ ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, और रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कवर कर लेना अच्छे से। जब आप लेक्चर देखोगे ना जो मैंने पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, जिन लेक्चर, नरेशन पढ़ाया हुआ, प्रोनाउन पढ़ाया हुआ, ये सारी आर्टिकल्स पढ़ाए हुए, वो लेक्चर देखने के बाद कभी इस वीडियो में आना, ये क्वेश्चन आपको आते होंगे सभी, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और जो चीज़ें अभी रह चुकी हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको टाइमिंग। अभी आप जस्ट जितना है वो तो कवर करो, बाकी लेक्चर साथ साथ में आते जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, एना एंड माइक डैश गोइंग फॉर स्कीइंग। एना और माइक जो है वो जा रहे हैं किसके लिए, स्कीइंग के लिए। मैं भाई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, अभी प्रोबेबिलिटी की बात तो नहीं है। विल गोइंग तो आता है नहीं, विल भी होना चाहिए अगर होता भी तो। एना एंड माइक इज गोइंग फॉर स्कीइंग या आर गोइंग फॉर, देखो ये बेसिकली होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब इनके साथ ये सब्जेक्ट है, इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी। देखो एना और माइक ये दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है, एना अलग, माइक अलग है, तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनके लिए आर यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, आर, क्योंकि दो पर्सन है, अलग अलग पर्सन है, तो उनके लिए प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर यूज़ होता है। एना एंड माइक आर गोइंग फॉर द स्कीइंग। इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देखना पड़ेगा, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73, इट हैज़ बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग, मतलब सुबह से बर्फ़ पड़ रही है। अब देखो आपको पता है फॉर यूज़ होता है या सिंस यूज़ होता है। फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब अगर सपोज करो कोई पीरियड मेंशन है, फॉर 3 आवर्स, ठीक है, फॉर 8 आवर्स, तो मतलब जो पीरियड मेंशन होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर। बट आपको अगर सपोज करो पॉइंट मेंशन है, मतलब यहाँ पर पीरियड नहीं है, मॉर्निंग से बर्फ़ पड़ रही है, इतना मुझे पता है कब से पड़ रही है, मॉर्निंग से, एक पॉइंट है, मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है, तो जब भी किसी एक पॉइंट की बात होती है कब से शुरू हुई तो उधर सिंस यूज़ होता है। बट अगर पीरियड की बात चल रही है कि मतलब 50 सालों के लिए, 100 सालों के लिए, या 3 महीने के लिए, या 3 दिन के लिए, वहाँ पर फॉर यूज़ होता है। ठीक है, बट जस्ट पॉइंट है कि सिंस 1950 से ये चीज़ हो रही है, तो सिंस 1950। बट अगर मैं ऐसे बोलता 1950 से 1980 के बीच में, तो वहाँ पर फॉर यूज़ होता है। तो जब पीरियड की बात होती है तो फॉर, और जब किसी एक पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है उसके लिए यूज़ होता है, वहाँ से हम सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ इन कन्फॉर्मिटी डैश द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट। ये जो चीज़ मैंने बोली ये किसके साथ कन्फर्म करता है, जो रूल्स किसने दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने। दिस इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद द रूल्स, किसके साथ, विद द रूल्स, मतलब जो रूल्स कहाँ पर दिए हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई कुड जस्ट डैश डाउन एंड गो टू स्लीप। देखो आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, आई कुड जस्ट, अगर देखो आप सिंपली अगर देखो इसमें क्या है, ले दिया हुआ, फॉल दिया हुआ, लाई दिया हुआ, लाइट दिया हुआ। ठीक है, अब देखो लाइट तो नहीं आएगा यार, पहले कूट लगाया उन्होंने, इसको कैन का कूट किया हो तो लाइट तो आ नहीं सके, इसको तो काटो। देखो लाई जो है वो होता है झूठ बोलना। आप ये चीज़ सोच के यहाँ पर लाई नहीं भरोगे, ले भर दोगे, बट नहीं, ये चीज़ याद रखो, यहाँ पर जब आप लाई डालोगे तो अब ये लाई झूठ नहीं है, लाई डाउन है। क्या बन जाएगा, लाई डाउन। ये भी तो देखो फिलअप के आगे वाला वर्ड कौन सा है, लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब होता है, लाई डाउन का मतलब होता है ना वो, मतलब लेट जाना। आई कुड जस्ट लाई डाउन एंड गो टू
स्लीप, ठीक है। तो ऐसे याद करो। अगर सिंपली आप लाई वर्ड देखोगे वो तो झूठ बोलना होता है, बट लाई डाउन का मतलब होता है रिक्लाइन हो जाना, ठीक है। मतलब स्पेशली बोला जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब लाई डाउन होते हैं उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं लाई डाउन, ठीक है। ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब आ गया। जस्ट लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, बट यहाँ पर लाई नहीं है, जस्ट लाई डाउन था। तो ये आपको इस तरह से इसको याद करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76, टू डैश टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। मतलब अगर आप अपने टेम्परामेंट को खो देते हो वो आपकी वीकनेस का साइन हो। जैसे कोई कुछ बोल गया उस टाइम टेम्परामेंट खो दिया आपने, तो टू लूज टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, ये लूज आएगा, ये लूज होता है टाइट का अपोजिट। टाइट जैसे आपने वो किया ना, क्या बोलते हैं, बॉटल का ढक्कन, वो टाइट और लूज़ करते हो ना, वो ये लूज़ है, ठीक है। और ये लूज़ होता है बेसिकली खो देना। मतलब टेम्परामेंट अगर आपका चला गया, अगर आप लूज़ करते हो टेम्परामेंट को, तो वो आपके वीकनेस का साइन होता है। लॉस्ट मतलब यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है, लॉस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली टू लूज टेम्पर इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। मतलब कभी भी आप अगर अपना टेम्पर जो है लूज़ करोगे वो आपका वीकनेस का साइन है, ठीक है। ये एक फैक्ट बता रहा है, ना कि ये कोई पास्ट की स्टेटमेंट। अगर पास्ट की स्टेटमेंट हो तो लॉस्ट का हम कंसिडर करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंसिडर नहीं करें। गिव का मतलब देना होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, दैट प्रेजेंटेशन वाज बेटर डैश द फर्स्ट वन। मतलब अब बोल रहे हैं कि वो वाली प्रेजेंटेशन उस वाली प्रेजेंटेशन से बेटर थी। जब भी आप कंपैरिजन करते हो ना दो चीज़ों में, एक दूसरे से बेटर थी, आप किसका यूज़ करते हो। देखो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन के देन दोनों डाल दिए, THEN या THAN। अब आपको पता नहीं होगा कौन सा किसका है। अब बताओ, आप यूज़ करते हो नाउ और देन, ये होते हैं। नाउ मतलब होता है अभी और देन होता है उस समय, ठीक है, ये वाला। बट यहाँ पर ये कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन में देन होता है THAN, देन, ठीक है। तो देन और देन में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। दैट प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन द फर्स्ट वन, ठीक है। पहली प्रेजेंटेशन से ये वाली बेटर है, ठीक है। इस देन का दूसरे का मतलब होता है उस समय। नाउ होता है अभी और देन होता है तब, ठीक है। ये उसके लिए यूज़ होता है, उस समय तब के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78, दो क्वेश्चन रह गए, अच्छे से कवर कर लेते हैं। दे आर गोइंग डैश टू डैश ऑफिस। वो जा रहे हैं अपने ऑफिस, ठीक है। तो उनके लिए देयर वर्ड यूज़ होगा, देयर। दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस, ठीक है। यह प्रोनाउन में पढ़ाया हुआ है। देखो मैं आपको उन चीज़ों में एम्फेसाइज करवा रहा हूँ जो मैंने नहीं पढ़ा। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होती, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर देखो। अगर आपने वो प्रोनाउन का लेक्चर देख के आए होते ना, इसमें कोई प्रोनाउन का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आप नहीं कर पाते। मैंने सब पढ़ाया हुआ वहाँ पे। अब मैं वापस आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, MCQ सेशन ले आऊँगा, बट आप पढ़ो तो सही। आपको जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो करो तो सही। आप कब से बोल रहे हो कि सर हमें कैसे करना है, पढ़ा देना। इतने कमेंट्स आते हैं ना कि सर कंप्लीट करवा दें। भाई जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो तो पढ़ो पहले। वो इतना पढ़ा हुआ है, आपने वो कवर किया, आप वो कवर करो पहले। मेरा काम है मैं साथ साथ ले आऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे जब टाइम मिलता है मैं लेक्चर ले आता हूँ। जब सपोज करो मुझे लगता है कि आप हाई कोर्ट वाला पढ़ के थक गए हो ना, उस दिन मैं इंग्लिश ले आया, तो मेरे को अब कल से मैं 1-2 हाई कोर्ट के भी लाऊंगा। मतलब आपको मैं मिक्स पढ़ाता चलूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस निकलता चलेगा। मैंने आपको एक ही चीज़ का स्ट्रैटेजी में बताई थी, आपने उन जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उनके लेक्चर्स रोज़ कवर करने, और जो भी मैं नया लेक्चर लाऊंगा वो पढ़ लेना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपके लिए है कंसर्न में मेंशन कर देता हूँ टेलीग्राम पे, ये जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वाले बच्चों के, तो पढ़ लो, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करो, और जब बाद में आपके मॉक टेस्ट वगैरह होंगे ना, मैं करवा दूंगा, नवरात्रों में ही करवा दूंगा स्टार्ट। तो आपके मॉक टेस्ट वगैरह सेक्शनल जब मैं स्टार्ट करूँ, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर पहुँच गई है। नेक्स्ट देखो, शी डैश इन द पावर ऑफ कर्मा। वो बिलीव करती है पावर ऑफ कर्मा में। अब बिलीव का स्पेलिंग देखो, बिलीव में बिलीव आएगा, बिलीव्स आएगा। देखो शी जो है उसके साथ एस और ES यूज होता है, तो बिलीव्स आएगा। शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ कर्मा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, ये आर्टिकल का है। माई सिस्टर wanted डैश डॉग एज डैश प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। मेरी सिस्टर क्या चाहती है, एक डॉग एज अ प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। तो माई सिस्टर वॉन्टेड अ डॉग एज अ प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश पोर्शन। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि इंग्लिश में आपकी जो तो सिलेबस में मेंशन थी वो तो चीज़ें आई हैं, उसको छोड़ के कोड के 5 क्वेश्चन भी इन्होंने डाल दिए, क्योंकि उन्होंने प्लेस इवेंट वगैरह वो मेंशन करा हुआ था जो आप पूछ रहे थे। थर्ड चीज़ आपने ये देखी, कुछ टॉपिक जो यहाँ पर मेंशन नहीं थे सिलेबस में वो भी आए, जैसे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आ गए, नरेशन के क्वेश्चन आ गए। तो जनरल इंग्लिश में बेसिक जो चीज़ें आती है ना वो कवर करना है, पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से कवर करना, प्रोनाउन अच्छे से कवर कर लेना, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। और जहाँ तक मेरा आइडिया है मॉडल्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इतना मैं आपको रिकमेंड करूँगा अबाउट जनरल इंग्लिश। बाकी जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम की, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू ऑल द प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आपने वहाँ पर पढ़ना। और करंट अफेयर्स की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है,
व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया हुआ 20 दिन में 2200 के करीब बच्चा वहाँ पर ज्वाइन है और वहाँ पर पढ़ रहा है, फ्रीली पढ़ा रहा हूँ यार, उसमें कुछ नहीं है। आप उसको ज्वाइन करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। डेली करंट अफेयर वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, वो साथ साथ कवर करो, प्लस जो मेन करंट अफेयर मंथली आएंगे उनकी भी मैं PDF तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में, तो PDF करके मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी करंट अफेयर का आपको लेक्चर आ जाएगा। मे भी मैं पहले जुलाई का पढ़ाऊंगा, ऐसे अगस्त पढ़ा दूंगा आपको, मार्च तक के पीछे पूरा पढ़ा दूंगा, और इसी तरह मैं आपको करंट अफेयर्स भी कवर करा दूँगा। बाकी टॉपिक्स आपके चल ही रहे हैं, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के भी टॉपिक चल रहे हैं, उनको भी साथ साथ आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो JKSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की नहीं कर रहे हैं, हाई को उसकी कर रहे हैं, JKB कांस्टेबल, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो। इतना आप मेरे लिए भी कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।